मैं टुकड़ों में नहीं सोचता और चुनाव के लिए मैं काम नहीं करता हूं। हम जीत करके इसलिए नहीं आए हैं कि अगली सरकार कैसे बनेगी, हम जीत करके इसलिए आए हैं कि आने वाले 5 साल में देश कैसा बनेगा। और इसलिए मेरी पूरी तपस्या या मेरा फोकस देश बने इसके लिए है। और जब देश बनाना है तो हिंदुस्तान का हर हिस्सा उसमें उतना ही, जैसे G20 मैंने किया, तो मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के राज्यों में G20 होगा, हिंदुस्तान के हर कोई, अंडमान निकोबार में भी G20 होगा, लक्षद्वीप में भी G20 होगा। मैं पूरे देश को लेकर के चलता हूँ। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आप जब भी आप सत्ता में रहे हो, चाहे वो सीएम रहे हो, आप पीएम रहे, कभी उड़ती है बात की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नारा उठता है, भले ही आप ना देते हो, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले 3rd टर्म के लिए? इसको देश की जनता भी जानना चाहती है हम लोग। उसके बहुत सारे पहलू हैं, देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं कहूं कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है और टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, यानी हर व्यक्ति बहुत अडॉप्ट कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहां तक मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहाँ कहते हैं करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूं कि हमारे इस प्रकार से काम करने वाली इंस्टीट्यूशंस है, उसमें की समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। दुर्भाग्य से हम हमारे देश में जो मुझे अनुकूल नहीं वो सब निकम्मा, ये जो सोच है एक टोटली अनडेमोक्रेटिक सोच है और उसी में से कुछ पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, वो उसी सोच का परिणाम है कि रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अनुकूल नहीं हो, बॉयकॉट। वो अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र की हत्या है वो। और इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वही हो रहा है। जैसे पत्रकार के साथ हो रहा है, तो मेरे अनुकूल नहीं तो निकम्मे। तो इंस्टीट्यूशन, तुम मेरे घर पे रेड मत करो, मैं तो चोरी करता रहूंगा, तो इंस्टीट्यूशन निकम्मी। ये जो लॉजिक चला है, मैं उसका उपाय क्या? उसका उपाय यही है कि हमने ऐसी शख्सियत और ऐसे शक्तियां, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा लीजिए, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाओ कि फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। और मैं पक्का मानता हूं कि आने वाले दिनों में जब देश समझेगा कि भाई ये 2200 करोड़ रुपयों के ढेर टीवी के सामने दिख रहे हैं पहाड़ नोटों के, तो लोग देखें यार कोई तो सिस्टम होगी जिसने पकड़ा होगा, तो पता चलता है जब वो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है, वो संस्था है, तो उसके जैसे सेना के प्रति आज एक सम्मान का भाव है, वैसा ही सम्मान का भाव जो देश के लिए काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस है उनके पास होना चाहिए। तो वो भी मेरा एक मिशन है। जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उनकी अपनी बुराइयां होती है, वो भी कम होती है। उनके भीतर कभी कभी बुराइयां जो आती हैं, आप मान सम्मान और तो उसको लगता है जीवन में बहुत मिल गया है जी, वो बुराइयों से बचता है। तो वो भी मनोवैज्ञानिक रूप से एक तरीका होता है। तीसरी बात है कि लोगों को तो लगेगा ठीक है सरकार ने पैसे ले लिए, हमारा क्या है। तो मेरी कोशिश ये है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो आगे है। जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। और इसलिए जैसे केरला में जो कोऑपरेटिव बैंक का नेटवर्क है वो लेफ्टिस्टों का है,
ये वाम वहाँ जो पार्टी है उसके है। इन्होंने क्या किया, ये लेफ्टिस्टों के लिए से बार छवि ऐसी है कि दूध के धुले हुए हैं। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में एक बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है। गरीबों के पैसे हैं, मिडिल क्लास के पैसे हैं, सैलरी वाले सोसाइटी उसके पैसे हैं, और बच्चों की भलाई के लिए बेचारों ने पैसे बैंक में रखे हैं। ये बैंक डूब गई। क्यों डूबी? तो ये उसके संचालक जो कम्युनिस्ट लीडर हैं, उन्होंने खजाने का अपने पर्सनल व्यापार के लिए उपयोग किया और उसमें घाटा आया तो ये बैंक डूब गई, या उसमें से चोरी की तो बैंक साइफन कर गए पैसे। अब हमने उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया है। अब मेरी इरादा यह है कि मैं इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को ऑक्शन करूंगा। जो पैसा आएगा, जो बैंक में जिसने पैसा जमा किया है, उसका नाम है, उसको मैं वापस करूंगा। अब जैसा लालू जी ने, इससे प्रूवन केस है कि जमीन के बदले में नौकरी दी, रिकॉर्ड पे है, उसमें कोई बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं है। अब पता है कि इसकी जमीन, ये नौकरी मिली और उसके बदले में जमीन लिखवा ली, तो मैं चाहूंगा कि जिसकी जमीन है उसको जमीन वापस मिले। बंगाल के अंदर करीब 3000 करोड़ रुपया की संपत्ति हमारे जब्त की हुई है। अब ये जो वहां रेट कार्ड है हर नौकरी के लिए, कि टीचर बनना है तो ये, पीएन बनना है तो हाँ, आंगनबाड़ी वर्कर, पैसा रेट कार्ड है, कट मनी, और नीचे से ऊपर तक ये पैसे ऐसे बांटे जाएंगे, ये व्यवस्था है। अब ये पैसे पकड़े गए हैं, नोटों के ढेर पकड़े हैं। मैं खोज रहा हूं कि जिसका ट्रेल मिले कि हाँ भाई उसने यहां से पैसा ब्याज से लिया था, ये तारीख को लिया था, इस तारीख को इसको दिया था, या बैंक से निकाला था इधर को दिया था, तो मैं ऐसे जो ईमानदारी से मुझे हाथ लगेगा हाँ ये पैसा रियली उसका मालिक यही है, मैं ये पैसे उसको वापिस लौटाऊंगा। इसलिए अब मेरा न खाता हूं न खाने देता हूं, अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। मोदी जी, क्योंकि मैं लंबा समय बंगाल में रही हूँ तो मेरा सवाल बंगाल से जुड़ा हुआ है। आप बंगाल में क्या बीजेपी के लिए प्रोस्पेक्ट देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, आपके लिए भी मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं। कभी आपको बहुत स्नेह से वो आम भी बेचती है, टॉक मिष्टी कहते हैं हमारे बंगाल में, मतलब खट्टा मीठा टाइप का रिश्ता है। आपको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई जिस तरह की अट्रॉसिटीज हम देखते हैं महिलाओं के खिलाफ? हमने असेंबली इलेक्शन में जिस तरह का वायलेंस देखा, आपको लगता है शी हैज लॉस्ट कंट्रोल कंप्लीटली ऑफ द स्टेट? ऐसा है कि उनको ये राजनीति सूट करती है, इसलिए वो सरकारी मशीन का उपयोग ही इस मकसद के लिए करती है। एक प्रकार से उनका शासन पे इतना कंट्रोल है, लेकिन गलत दिशा में है। वे शासन पे कंट्रोल नहीं है और शासन में बैठे हुए कोई लोग करते, ऐसा नहीं है। वो खुद ही करवाती हैं, खुद ऐसे करने वालों को प्रोटेक्शन देती है। उनका खुद का कन्विक्शन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यही रास्ता है सत्ता में रहने के लिए। और मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी मुझे आम भेज दें या मिष्टी दही भेज दें, वो तो शायद एक प्रोटोकॉल के हिसाब से वो करते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसके विषय में हम आंख बंद रख सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। आप बंगाल में क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं भाजपा के लिए, खास करके इस इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सफलता, इतनी तेजी से बीजेपी का ग्रोथ किसी राज्य में नहीं हुआ जितना बंगाल में हुआ। 3 में से हम 80 क्रॉस कर गए, 3 MLA थे। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए और एक खान मार्केट गैंग देखिए कि जिसने सत्ता नहीं बनी इसलिए पराजय, अरे 3 से 80 क्रॉस कर गए भाई, बड़ा विजय था हमारा। लेकिन खान मार्केट गैंग ने देख लिया कि भाजपा के तो सपने खत्म हो गए। आज हमारे MP बंगाल में और बड़े शान से काम कर रहे हैं जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत तेजी से विकास है, अद्भुत स्वीकृति है, समाज के सभी वर्गों में है।
और अब बंगाल के लोग दूसरा विभाजन नहीं देखना चाहते। अब बंगाल को टूटता हुआ देखने की तैयारी बंगाल के लोगों की नहीं है। सर, बंगाल के बाद एक बार मैं दिल्ली को लेकर सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन तिहाड़ में गुजारे, बाहर चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो इकोसिस्टम या वो खुद इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और रिजाइन बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सब प्लॉट था मेरे अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि ये बेल है, मेरी जीत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूं उचित नहीं है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। मेरी चिंता कोई व्यक्ति नहीं है। मैं तो अदालत ने क्या कहा उसके पर अगर ध्यान केंद्रित करूं तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मैं उसको तो मानूंगा। एजेंसी ने क्या किया है छोड़ो, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है वो छोड़ो, वो स्वयं क्या कहते हैं वो छोड़ो। कम से कम हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के बारे में जो कहा है और बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। अब चिंता का विषय यह है देश में और जो गंभीर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा। सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था स्कूल में कोई बच्चा अगर कॉपी करता है और पकड़ा जाए तो महीने भर स्कूल नहीं आता था। उसके माँ बाप भी शर्माते थे, यार मेरा बेटा एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था। ये स्थिति थी, यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में। आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो। ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है। मुझे कोई पर्सन से लेना देना नहीं है। अगर ये हुआ तो भ्रष्टाचार की होता क्या, पहले जमाने में डाकू होते थे, महिमा मंडन होता था उनका, वो डकैती करते थे, महिमा मंडन होता था समाज में। अखबारों में भी मैं जो पहले के जमाने में 2-2 पेज स्टोरी, कवर स्टोरी मिलती थी उनको कि ऐसा ऐसा उसका तो जीवन ऐसा, वो तो ऐसा कर सकता है, और वो बड़े बन जाते थे। दुर्भाग्य से अब राजनेताओं को ये बेनिफिट मिलने लगा है कि इतना भ्रष्ट लोगों का। मैं तो हैरान हूं कि कोई अखबार वाला किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाए। एक चार्ल्स शोभराज मैंने अपना देखा था कि लोग इसका इंटरव्यू करने जाते थे, और आज मैं देख रहा हूं। वरना कोई भाई अब इनके विषय में एक बार क्लियर हो जाए तब तक रहने दो। ये पतन है समाज जीवन का, मेरी चिंता वो है। मोदी जी, कोई भी लीडर हैं जो प्रधानमंत्री 2 बार रह लें, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। इस देश में 3 बार सिर्फ नेहरू जी चुनाव जीत पाए, पर आपके खिलाफ ग्राउंड पर जब हम जाएं तो लोग भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि एक प्रो इनकम्बेंसी है। तो 272 जब पार हुआ 2014 में तो लोगों ने कहा मोदी जी की आंधी है देश में। अगर अब 370 पार हो रहा है तो ये क्या है? आपको लगता है आपकी लोकप्रियता भी चरम पर है, और ये प्यार क्यों है लोगों का? मैं कोई लोकप्रियता के लिए काम नहीं करता हूं, और नहीं मेरे पास मेरी लोकप्रियता नापने का कोई मानदंड है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं काम क्या करता हूं उसका एनालिसिस होना चाहिए। मेरे काम में और औरों के काम में फर्क क्या है? आमतौर पर जो सरकारें चलती थी वो विज्ञान भवन में फंक्शन करो, फीता काटो, दिया जलाओ, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो, मीडिया को लीक करो, स्टोरी बनवाओ, और उनको लगता है देश चलता है।
और ज्यादातर सरकारें उसी मिजाज में रही। कांग्रेस का पतन बहुत कम समय में हुआ था जी। देश आजाद होने के बाद चौथा चुनाव आते आते कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी थी। संयुक्त विधायक दल बना, लेकिन कांग्रेस ने इस देश में किसी पार्टी को खड़े ही नहीं होने